आज हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसकी यूनिट नंबर 1 जो थी वो हमारी फिनिश हो चुकी है। और इसके अंदर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो हम लेकर आए हैं आपको 80 से 85 क्वेश्चन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपको 3 क्लास दी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो क्लास आप ज़रूर ले लें। यदि आप उन क्लास को ले लोगे तो आपके जितने भी ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं ये आपके सारे हो जाएंगे। आप क्वेश्चन का देखते ही आप आंसर रखोगे। तो मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप हमारी तीनों क्लास ले और उसके बाद जब ये क्लास ले हमारी। तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू। ये कहता है संयोजी बंध सिद्धांत। जो संयोजी बंध सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है यह सिद्धांत 5 उपसंयोजक संख्या के जटिल यौगिकों से बनने के स्पष्ट नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है यह जटिल यौगिकों के स्पेक्ट्रों को स्पष्ट नहीं करता। और ऑप्शन नंबर सी कहता है यह जटिल यौगिकों के रंग के विषय में स्पष्टीकरण देता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है यह सिद्धांत डी कक्षों के विभक्त होने के विषय में कोई जानकारी नहीं देता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बच्चों, वो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखो, ये जो संयोजी बंध सिद्धांत जो होता है इसके विषय के बारे में जो तथ्य नहीं है वो है यह जटिल यौगिकों के रंग के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है। ठीक है, स्पष्टीकरण देता है लेकिन ये क्या करता है, वैसे नहीं देता है, लेकिन इसमें क्या रखा इन्होंने देता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है और ये 1, 2, 3 और ये जो आपके तीनों ऑप्शन है ये आपके सही हैं बिल्कुल। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से सबसे पहले किसने दिया था। और ऑप्शन नंबर ए कहता है ब्रेथ तथा वॉन वेल्क ने। और ऑप्शन नंबर बी कहता है रदरफोर्ड ने। और ऑप्शन नंबर सी कहता है स्टार्क व आइंस्टीन ने। और ऑप्शन नंबर डी कहता है पोलिंग ने। जो हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो दिया था बच्चों, वो दिया था हमारा ब्रेथ तथा वॉन वेल्क ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। ये कहता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड बंध की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए कहता है सहसंयोजक। और ऑप्शन नंबर बी कहता है आंशिक आयनिक। और ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारा विशुद्ध आयनिक। और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपसहसंयोजक। जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लिगेंड बंध की जो प्रकृति होती है ना वो होती है विशुद्ध आयनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, ये कहता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए कहता है जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु धन आवेशित होता है, जिसका आवेश कैसा होता है, जिसकी ऑक्सीजन अवस्था के बराबर होता है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंडों के द्वारा घिरा रहता है। लिगेंडों में से किसी एक परमाणु के पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है यह सिद्धांत जटिल यौगिकों के रंग की विभिन्न ऊर्जा डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के संगमन के आधार पर स्पष्ट नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा, वो कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार धातु तथा लिगेंड के कक्षकों का अतिव्यापन होता है। देखो बच्चों, जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा किसी जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या 6 है। किसी केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या कितनी है, 6 है। यदि जटिल यौगिकों की ज्यामितियाँ कैसी होगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है चतुष्फलकीय होगी। ऑप्शन नंबर बी कहता है अष्टफलकीय होगी। और ऑप्शन नंबर सी कहता है समतल वर्गाकार होगी। ऑप्शन नंबर डी कहता है त्रिकोणीय समतल होगी। बच्चों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो ज्यामितियाँ होती है ना बच्चों, वो हो जाएगी अष्टफलकीय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा अष्टफलकीय क्षेत्र में डी उपकोष विभक्त होता है। जो अष्टफलकीय क्षेत्र होता है उसमें डी उपकोष जो होता है वो विभक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है समान ऊर्जा के T2G तथा EG उप ऊर्जा स्तरों में। और ऑप्शन नंबर बी कहता है हमारा उच्च ऊर्जा के T2G तथा निम्न ऊर्जा के EG उप ऊर्जा स्तरों में। और ऑप्शन नंबर सी कहता है निम्न ऊर्जा के T2G तथा उच्च ऊर्जा के EG में उप ऊर्जा स्तरों में। और ऑप्शन नंबर डी कहता है उच्च ऊर्जा के T2G तथा EG उप ऊर्जा स्तरों में। जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, ये जो डी उपकोष जो होता है ना, ये आपका निम्न ऊर्जा के T2G तथा उच्च ऊर्जा के EG उप ऊर्जा स्तरों में क्या होता है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वो कहता है
अष्टफल के क्षेत्र में क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन ऊर्जा डेल नोट तथा क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन DQ निम्न प्रकार से संबंधित होती है। देखो कितनी होती है, ये जो होती है ना आपकी, ये होती है आपकी डेल नोट बराबर होती है 10 DQ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में से कौन सा लिगेंड सबसे प्रबल है। देखो कौन सा लिगेंड सबसे प्रबल है, और ऑप्शन नंबर ए कहता है H2O होगा, और ऑप्शन नंबर बी कहता है NH3 होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है CN होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है Cl होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लिगेंड जो होता है ना, मतलब इनके अंदर जो सबसे प्रबल होता है वो होता है CN। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा, देखो यदि आपने हमारी तीनों क्लास ली होगी कॉन्सेप्ट की, तो उनके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और उन्हें आप पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को आप अपने आप आंसर दोगे इन क्वेश्चनों को आप। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मैं इसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले आप कॉन्सेप्ट की क्लास लो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके बाद ये वाली क्लास लो, जब आपको अपने आप ही अच्छे से बेटर याद हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये कहता है निम्न में से कौन सा लिगेंड सबसे दुर्बल है, और ऑप्शन नंबर ए कहता है Cl- होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है NH3 होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है CO होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है H2 होगा। जो लिगेंड जो होता है ना, इनके अंदर जो सबसे दुर्बल लिगेंड है वो है Cl-, तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में से कौन सा लिगेंड केंद्रीय धातु आयन पर प्रबलतम लिगेंड क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि प्रबलतम लिगेंड क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है NO2 होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है OH होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है H2 होगा। जो बच्चों इसको क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही उत्तर है वो है NO2-। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट, अब हमारा क्वेश्चन एक मिनट यार ये अब क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा NH3 CN तथा F लिगेंड की क्षेत्र शक्ति निम्न क्रम में होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि F का आकार ज़्यादा होगा NH3 के, और NH3 का आकार होगा C से ज़्यादा, और ऑप्शन नंबर क्या इसका बी सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा, क्योंकि जो CN जो होता है ना, अभी आपने बताया CN जो होता है सबसे प्रबल होता है, और उसके बाद जो कम होता है वो होता है आपका NH3। ठीक है, और सबसे कम होता है आपका फ्लोरीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा, वो ये कहता है कि यदि अष्टफल के क्षेत्र में डेल नोट क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा में T2G तथा EG कक्षकों में प्रवेश करने वाला प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ये होगा 0.6 डेल नोट द्वारा स्थायिताओं तथा 0.4 डेल नोट द्वारा अस्थायिताओं प्रदान करता है, और ऑप्शन नंबर बी कहता है 0.4 डेल नोट तथा स्थायिताओं तथा 0.6 डेल नोट द्वारा अस्थायिताओं प्रदान करता है, और ऑप्शन नंबर सी कहता है दोनों का क्रम से 0.4 डेल नोट तथा 0.6 डेल नोट द्वारा स्थायिताओं प्रदान करता है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है दोनों को क्रम से 0.4 डेल नोट तथा 0.6 डेल नोट द्वारा अस्थायिताओं प्रदान करता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो ये होता है ना, देखो क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा T2G तथा E कक्षकों में प्रवेश, ये होता है आपका 0.0 डेल नोट जो होती है ना, ये आपका स्थायिता होता है, और ये आपका 0.06 डेल नोट जो होती है ये होती है आपकी ये होती है आपकी अस्थायिता। आपको ये वाला याद होगा, जो डी पोस्ट जो होता है बच्चों, ये दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। एक इसमें, एक तो होता है T2G में होता है, दूसरा होता है EG में होता है। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये वाला आपका निम्नतम होता है। देखो ये वाला जो होता है आपका ये होता है स्थायिता, ये वाला होता है अस्थायिता। ठीक है, ऊपर वाला, नीचे वाला होता है स्थायिता, ऊपर वाला होता है अस्थायिता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब देखो, अगर जो आपने हमारी तीनों क्लास ली होगी तो आप इसके आंसर आराम से दोगे, बहुत प्यार के साथ में इनके आंसर दोगे आप। अगर जो आपने क्लास मिस कर दी होगी तो आपको ये याद करने में, रट्टा मारने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा डेल नोट का मान युग्मन ऊर्जा P से अधिक है तो प्राप्त जटिल यौगिक कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है उच्च चक्रण होगा,
और ऑप्शन नंबर बी कहता है निम्न चक्रण होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है मुक्त चक्रण होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं होगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसा होता है? ये होता है आपका निम्न चक्रण का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा, यदि क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा डेल नोट का मान युग्मन ऊर्जा यानी कि युग्मन ऊर्जा यानी कि पी सी क्या है, पी सी कम है, तो प्राप्त जटिल युग कैसा होगा? उच्च चक्रण होगा या निम्न चक्रण होगा या चक्रण युग्मित होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, यदि मैं ये कहूँ कि डेल नोट का जो मान है, डेल नोट का मान युग्मन ऊर्जा से क्या है, यानी कि इसका मान है कम, यानी कि ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होने वाला जो प्राप्त जटिल योग होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका उच्च चक्रण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा था? यहाँ पे ये दे रखा था इन्होंने, डेल नोट का मान किससे जाता? पी से जा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा, वो ये कहता है, यदि m व n क्रम से T2g तथा व EG कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या P औसत युग्मन ऊर्जा तथा R इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है, तो संक्रमण धातु आयन DM+N के लिए अष्टफलकीय में क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है प्लस का 0.4 m होगा, माइनस का 0.6 n होगा, ब्रैकेट ऑफ और फिर डेल नोट प्लस RP, और ऑप्शन नंबर बी कहता है माइनस का 0.6 m प्लस का 0.4 n ब्रैकेट ऑफ डेल नोट प्लस RP, और ऑप्शन नंबर सी कहता है माइनस का 0.4 m प्लस का 0.6 n और ब्रैकेट ऑफ इसके बाद डेल नोट प्लस RP, और ऑप्शन नंबर डी कहता है प्लस का 0.6 माइनस का 0.4 n डेल नोट प्लस RP। तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये होता है आपका माइनस का 0.4 m प्लस 0.6 n डेल नोट प्लस RP, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमारा, यदि दुर्बल अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में D7, जो D7 है, देखो इसका D7 का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पीछे कॉन्सेप्ट में करा रखा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा ब्रैकेट में दे रखा है इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा को छोड़कर, यानी कि P को छोड़कर, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है 0.8 डेल नोट होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है माइनस का 1.8 डेल नोट होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है माइनस का 0.8 डेल नोट होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1.8 डेल नोट होगा। तो बच्चों इसका जो मान हो जाएगा ना, सही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसकी वैल्यू हो जाएगा आपकी 0.8 डेल नोट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट आपको इसमें एक भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। आप वीडियो देखो, उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद फिर आप इस क्लास खोलो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि क्रोमियम ब्रैकेट में H2O इसकी होल कर्व और +2 आवेश जटिल आयन की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा यानी कि जो P है, P को छोड़कर, यानी कि इसका मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है माइनस का 16 DQ होगा, और ऑप्शन नंबर बी कहता है प्लस का 16 DQ होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है प्लस का 6 DQ होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है माइनस का 6 DQ होगा। तो इसका जो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा माइनस का 6 DQ। तो हम ये सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। कॉन्सेप्ट आपको होगा अच्छे से प्रीपेयर याद, तो आप आराम से इसका आंसर दे दोगे, नहीं तो आप रट्टा मारोगे तो आपके साथ में कुछ नहीं होने वाला और आप एग्जाम में जाकर घूम जाओगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा हमें? Fe दे रखा है। Fe जो होता है आपका आयरन होता है, और ब्रैकेट में दे रखा Cn, इसकी होल स्क्वायर 6 और फिर इसके ऊपर -4 आवेश है। जटिल आयन की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्मन, यानी कि यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे P को छोड़कर, यानी कि युग्मन ऊर्जा जो होती है ना आपकी, इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा, वो होती है आपकी P। ठीक है, इसको छोड़कर इसका मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है माइनस का 2.4 डेल नोट होगा, और ऑप्शन नंबर बी कहता है माइनस का 0.4 डेल नोट होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है माइनस का 2.0 डेल नोट होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 0.0 डेल नोट होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइनस का 2.4 डेल नोट। अब ये देखो कि ये कैसे आया, क्यों आया, ये आपको पीछे वाली हमारी 2 क्लास लो और उसमें जाके आपको पता चल जाएगा ये कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
हाँ अब ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हमारा अष्टफल के क्षेत्र में किसकी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान शून्य है। जो अष्टफल के क्षेत्र होता है उसमें किसकी क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान शून्य है। ऑप्शन नंबर ए कहता है Fe+3 का होगा, और ऑप्शन नंबर बी कहता है CO2+ का होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है Fe+3 उच्च चक्रण का होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है Cr3+ उच्च चक्रण का होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Fe+3 यानी कि जिसका उच्च चक्रण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 19 का। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अब क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हमारा कि प्रबल लिगेंड क्षेत्र में D4 अष्टफलकीय जटिल यौगिकों की इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2p होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका 3p होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 4p होगा। बच्चों जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना 20 का, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? p होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी p। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्तों, वो ये कहता है Fe साइनाइड उसकी होल स्क्वायर कितनी है 6, और उसके ऊपर आवेश दे रखा -3। अब ये कहता है कि इस प्रकार के जो जटिल आयन है इसकी इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है p होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2p होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है 3p होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 0.0p होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा? ये होगा आपका 2p। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अब क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमारा निकिल। देखो निकिल दे रखा है इसके अंदर, ये इस प्रकार के एक जटिल आयन है, इसके अंदर दे रखा निकिल, उसके बाद में H2O की होल 6, उसके बाद 2 आवेश। जटिल आयन की इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है p होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2p होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है 3p होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 4p होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना बच्चों वो हो जाएगा आपका सी, ये होता है आपका 3p होता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा का जो मान होता है ना वो होता है आपका 3p। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अब क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमारा प्रबल लिगेंड क्षेत्र में D6 जो होता है उसका अष्टफलकीय जटिल यौगिकों की इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है p होगा, और ऑप्शन नंबर बी कहता है 2p होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है 3p होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 4p होगा। जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा 3p। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अब क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसी जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की उपसतह संयोजन संख्या कितनी है? 4 है। तो जटिल यौगिकों की ज्यामिति निश्चित रूप से कैसी होगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है चतुष्फलकीय होगी, ऑप्शन नंबर बी कहता है अष्टफलकीय होगी, और ऑप्शन नंबर सी कहता है समतल वर्गाकार होगी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है चतुष्फलकीय या समतल वर्गाकार होगी। जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी जो यदि जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की उपसतह संयोजन संख्या कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। तो इसकी जो निश्चित रूप से ज्यामिति होगी ना वो आपकी चतुष्फलकीय या समतल वर्गाकार होगी। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि समतल वर्गाकार होगी, इसकी जो होगी चतुष्फलकीय या फिर समतल वर्गाकार, दोनों ही हो सकती हैं, या तो ये होगी या ये होगी, इन दोनों में से कोई सी एक होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, वो ये कहता है कि चतुष्फलकीय क्षेत्र, जो चतुष्फलकीय क्षेत्र होता है उसमें डी उपकोष विभक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है समान ऊर्जा के Eg तथा T2G उप ऊर्जा स्तरों में। ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका निम्न ऊर्जा स्तरों के Eg तथा उच्च ऊर्जा के T2G उप स्तरों में। और ऑप्शन नंबर और ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका, वो ये कहता है कि उच्च ऊर्जा के Eg तथा निम्न ऊर्जा के T2G कम उप ऊर्जा स्तरों में। और ऑप्शन नंबर डी कहता है उप ऊर्जा के Eg तथा 2G उप ऊर्जा स्तरों में। तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा निम्न ऊर्जा के Eg तथा उच्च ऊर्जा के T2G उप स्तरों में। देखो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन कहता है हमारा, वो ये कहता है कि निम्न हैलाइडों में से कौन सा अधिकतम क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है F- करता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है क्लोरीन करता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है ब्रोमीन करता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है आई करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ए। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्लोरीन।
जो क्षेत्र विखंडन उत्पन्न करता है ना, यानी कौन सबसे अधिक, देखो हैलाइड जो होते हैं उनके अंदर कौन सा सबसे अधिकतम क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन करता है, वो करता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, ना ही Cl करता ना ही I करता, इतना जितना सबसे ज़्यादा कौन करता है, सबसे ज़्यादा जो क्रिस्टल विखंडन जो ज़्यादा करता है ना उत्पन्न, वो करता है आपका फ्लोरीन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अब क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है, वो ये कहता है यदि m व n क्रम से Eg व T2G कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या P औसत युग्मन ऊर्जा तथा R इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है, तो संगमन धातु आयन Dm+n के लिए चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखो, अब किसमें पूछा इन्होंने जो पूछा है ना, इन्होंने पूछा चतुष्फलकीय में। पीछे कहाँ पूछा था, पीछे जो पूछा था इन्होंने वो पूछा था अष्टफलकीय में। ठीक है, किसमें पूछा था, पीछे पूछा था अष्टफलकीय में, यहाँ पे पूछा है इन्होंने चतुष्फलकीय में। ऑप्शन नंबर ए कहता है माइनस का 0.4 m + 0.6 n ΔT + Rp होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी कहता है 0.4 m - 0.6 n ΔT + Rp होगा। और ऑप्शन नंबर सी कहता है 0.6 m - का 0.4 n ब्रैकेट ऑफ उसके बाद डेल नोट + Rp। और ऑप्शन नंबर डी कहता है माइनस का 0.6 m + का 0.4 n ΔT और + Rp। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। अब देखो इन्होंने किसका पूछा, इन्होंने पूछा यहाँ पे चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में जो होता है ना दोस्तों, ये यहाँ वाली चीज़ होती है वो आगे आ जाती है। देखो ये होता है माइनस का 0.6 m + 4n। ठीक है जी। और ये देखो पीछे उसमें अष्टफलकीय में क्या पूछा था, जो अष्टफलकीय में होती है ना, वो ये होती है माइनस का 0.4 m + 0.6 n ΔT + Rp। ये वाली आपकी अष्टफलकीय में होती है, ये वाली जो होती है आपकी, ये होती है आपकी चतुष्फलकीय में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 जो है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निकिल Cl4 जटिल आयन, यानी कि इस प्रकार के जटिल आयन की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा, यानी क्या है P को छोड़कर इसका मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है माइनस का 1.2 ΔT होगा। और ऑप्शन नंबर बी कहता है प्लस का 1.2 ΔT होगा। और ऑप्शन नंबर सी कहता है माइनस का 0.8 ΔT होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 0.8 ΔT होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर होगा 0.8 ΔT। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हमारा, वो ये कहता है देखो दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में, जो दुर्बल लिगेंड क्षेत्र होता है उसमें D7 चतुष्फलकीय जटिल यौगिकों की इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0.0 P होगा। और ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 P होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है P होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 3 P होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 P हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इस प्रकार के एक जटिल आयन दे रखा है। ठीक है जी, कैसे दे रखा है, इसके अंदर जो है ना एक जटिल आयन दे रखा है। देखो NiCl4 इसके ऊपर कितना आवेश है, -2 है, यानी कि जटिल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0 होगी। और ऑप्शन नंबर बी कहता है 1 होगी। और ऑप्शन नंबर सी कहता है 2 होगी। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 4 होगी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर जो होती है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो होती है आपकी 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, देखो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि चतुष्फलकीय D7 जटिल यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2 होगी। ऑप्शन नंबर बी कहता है 3 होगी। ऑप्शन नंबर सी कहता है 7 होगी। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1 होगी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा आपका बी। तो इसमें जो होती है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो होती है आपकी 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। ये पहले चैप्टर के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद अभी आपके सेकंड चैप्टर के भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कहता है, वो ये कहता है कि किसी दिए गए केंद्रीय धातु आयन की तथा दिए गए लिगेंड के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा का मान निम्न क्रम में होता है। और देखो निम्न क्रम में होता है, इन्होंने देखो क्वेश्चन समझो इस बार, देखो केंद्रीय धातु आयन तथा दिए गए लिगेंड के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा, यानी जो क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन जो होती है उसका मान क्या होता है। देखो
ऑप्शन नंबर ए कहता है डेल नोट का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम डेल टी का होगा और उससे कम किसका होगा, डेल एस पी का होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है पहले डेल एस पी का ज़्यादा होगा या फिर डेल टी का उससे कम होगा या डेल नोट का होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है डेल एस पी का ज़्यादा होगा या डेल नोट का कम होगा या डेल टी का ज़्यादा होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है डेल टी का सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर इसमें फिर डेल नोट का उससे कम होगा और सबसे कम होगा डेल एस पी का। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो जो सबसे ज़्यादा होगा वो आपका डेल एस पी का होगा, उससे कम डेल टी का होगा, और जो डेल नोट जो होगा ना ये आपके बीच में होगा। ठीक है, डेल नोट का डेल एस पी से तो कम होगा और डेल नोट से डेल टी से क्या होगा, डेल टी से होगा आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। अब क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि निम्न में से किसकी क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा, देखो जो क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा ना वो अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है क्रोमियम H2O वाले की होगी या Fe की होगी या कोबाल्ट की होगी या निकिल की होगी। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ना आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा जो अधिकतम होती है ना वो इनके अंदर होगी, सबसे ज़्यादा किसी होगी वो होगी बच्चों क्रोमियम की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्न में से निकाय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है। देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है आपकी D4 में होगी, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका D6 में होगी, या ऑप्शन नंबर D7 कहता है कि अष्टफलकीय में होगी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है D9 में होगी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है उसके बारे में हमें ये बताना कि इसमें से एक तथ्य क्या है हमें सही नहीं दे रखा और बाकी 3 जो है ये हमारे ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए कहता है इस सिद्धांत में केंद्रीय धातु आयन के केवल डी ऑर्बिटल का ही प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है यह सिद्धांत लिगेंडों की सापेक्ष शक्ति का संतोषजनक क्या करता है, स्पष्टीकरण नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड तथा केंद्रीय धातु आयन के बीच सहसंयोजक बंध क्या होता है, उपस्थित होता है। और हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा यह जटिल यौगिकों में पाई बंध की उपस्थिति को स्पष्ट नहीं करता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो होता है ना इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड तथा केंद्रीय धातु आयन के बीच क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है हमारा वो ये कहता है परवल लिगेंड क्षेत्र में किसी अष्टफलकीय जटिल यौगिकों के केंद्रीय धातु आयन का विन्यास T5 2Ge0 है तो जटिल यौगिक की सामान्य आकृति कैसी होगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है कोई विकृति नहीं होगी, और ऑप्शन नंबर बी कहता है अल्फ विकृति होगी, और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि प्रबल विकृति होगी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपकी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका 38 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, अल्प विकृति होती है इसकी। कैसी होती है, अल्प विकृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में किसी अष्टफलकीय जटिल यौगिकों के केंद्रीय धातु आयन का विन्यास, यानी क्या दे रखा, केंद्रीय धातु आयन का विन्यास दे रखा हमें इतना, यानी T6e⁻3। तो जटिल यौगिकों की सामान्य आकृति में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है इनमें से कोई विकृति नहीं होगी, बी कहता है अल्प विकृति होगी, डी कहता है इनमें से कोई नहीं होगी, और सी कहता है प्रबल विकृति होगी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर जो होगी प्रबल विकृति होगी। ठीक है, तो आपको अगर जो ये वाले जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको तब आपको समझ में आएंगे जब आप हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 से 3 क्लास ले लोगे। जैसे ही आप ये तीनों क्लास लोगे तो आपको ये आराम से दोनों क्लास इस चैप्टर की लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है हमारा दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में किसी अष्टफलकीय जटिल यौगिकों के केंद्रीय धातु आयन का विन्यास देखो दे रखा है तो जटिल यौगिक की सामान्य आकृति कैसी होगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कोई विकृति नहीं होगी, और ऑप्शन नंबर बी कहता है अल्प विकृति होगी, ऑप्शन नंबर सी कहता है
परवल विकृति होगी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं होगी। देखो इसकी जो आकृति होगी ना वो कैसी आकृति होगी, वो होगी इसके अंदर कोई भी विकृति नहीं होगी। ठीक है जी। क्यों, अब क्यों नहीं होगी, कैसे होगी, वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास लो और उसमें आपको सारा पता चल जाएगा क्यों नहीं होगी, कैसे होगी, किस लिए होगी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है आपका, दुर्बल अष्टफलीय लिगेंड क्षेत्र में केंद्रीय धातु आयन का कौन सा विन्यास जटिल यौगिकों में विकृत प्रदर्शित करेगा। देखो कौन सा विकृत प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है T6 2G E² होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है Tg4 E² होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है T3 2G होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि T3 2G होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपके क्वेश्चन नंबर 41 का, वो जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला होगा T4 E²। ठीक है जी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है हमारा कि परवल अष्टफलीय लिगेंड क्षेत्र में केंद्रीय धातु आयन का कौन सा विन्यास जटिल यौगिक में परवल विकृति प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि T² E0 होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है T3 और E0 होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि T5 E0 होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है T6 E1 होगा। तो बच्चों जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो होता है T6 2G E⁻1। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि दुर्बल अष्टफलीय लिगेंड क्षेत्र में केंद्रीय धातु आयन का कौन सा विन्यास जटिल यौगिक में कोई विकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। देखो कोई भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि T3 E0 करेगा या T3 E1 करेगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि T4 E² करेगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है T6 E3 करेगा। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो जो विकृति प्रदर्शित नहीं करेगा ना वो होगा आपका T3 E0G। ठीक है, ये वाला आपका विकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका कहता है, वो ये कहता है कि परवल अष्टफलीय लिगेंड क्षेत्र में केंद्रीय धातु आयन का कौन सा विन्यास जटिल यौगिक में कोई विकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि T1 E0 होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि T3 E0 होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि T5 E0 होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है T6 EG होगा। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 43 है ना आपका, 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर होगा T1 E⁻C। ठीक है जी। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर, अरे हाँ ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 44 है ना। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ना आपका क्वेश्चन नंबर 44 का, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो होता है ना, देखो जटिल विकृति प्रदर्शित नहीं करेगा, वो करेगा आपका T3 E0G। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, क्वेश्चन नंबर 45। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। ये वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। देखो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, देखो इसके अंदर क्या दे रखा, Fe दे रखा। जटिल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 होगी। ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका 3 होगी। ऑप्शन नंबर सी कहता है 4 होगी। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 5 होगी। इसके अंदर जो होगी ना बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी इसके अंदर वो होगी 5। हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि जटिल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखो जो जटिल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ना बच्चों, वो होगी आपकी 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। देखो क्वेश्चन नंबर 47 आपका कहता है कि एक निकिल का क्या दे रखा, जटिल आयन दे रखा, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। बच्चों वो जो होगी ना इसके अंदर वो होगी 2। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 49 की। एक मिनट, इसके बाद और भी है, हाँ 48 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो कहता है, क्वेश्चन 48 कहता है कि निम्न में से किस निकाय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम होगी।
ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रबल अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में D5 आयन होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है दुर्बल अष्टफलकीय क्षेत्र लिगेंड में क्षेत्र में D4 आयन होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रबल अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में D6 आयन होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है दुर्बल अष्टफलकीय क्षेत्र में क्या होगा, आयन होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर हमारे 48 का, वो आपका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है हमारा, वो ये कहता है कि निम्न में से किस निकाय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रबल अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में होगी, ठीक है जी। और ऑप्शन नंबर बी कहता है दुर्बल अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में D5 आयन में होगी। और ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रबल अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र D7 में आयन में होगी। और ऑप्शन नंबर डी कहता है दुर्बल अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में होगी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो दुर्बल अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र होते हैं ना, उनके अंदर D5 में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि K4Fe, देखो K4FeCN6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0 होगी, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1 होगी, और ऑप्शन नंबर सी कहता है 2 होगी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 3 होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है आपकी 0, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर के आपके MCQ क्वेश्चन है ये आपके फिनिश हो चुके हैं। हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं। हम सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो MCQ क्वेश्चन है अब हम उन्हें करेंगे। अगर जो इस चैप्टर की भी आपने क्लास नहीं ली होगी तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस क्लास के अंदर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। अगर जो मैं कॉन्सेप्ट बताने लगा तो क्लास ही कम से कम 2 से 2.5 घंटे की हो जाएगी। अब देखो ये वाला आपका सेकंड चैप्टर है। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि धातु लिगेंड बंद ऊर्जा से संबंधित है, संबंधित स्थायिता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अनुनाद स्थायिता होगा, और ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका गतिकी स्थायिता होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका ऊष्मागतिकी स्थायिता होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो लिगेंड बंध से जो संबंधित स्थायिता होता है ना धातु लिगेंड से, वो होती है आपकी ऊष्मागतिकी स्थायिता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रासायनिक क्रियाओं की गति तथा क्रियाविधि से संबंधित स्थायिता क्या होता है। और ऑप्शन नंबर ए कहता है ऊष्मागतिकी स्थायिता, ऑप्शन नंबर बी कहता है गति की स्थायिता होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है अनुनाद स्थायिता होता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो होती है ये होती है आपकी गति की स्थायिता होती है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि ऊष्मागतिकी विचार के अनुसार जटिल यौगिकों को क्या कहते हैं, स्थायी व अस्थायी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है परिवर्तनशील व अस्थायी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी कहता है निष्क्रिय व अस्थायी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी कहता है निष्क्रिय परिवर्तनशील कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऊष्मागतिकी विचार के अनुसार जो जटिल यौगिक होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेबल और अनस्टेबल, यानी कि स्थायी व अस्थायी कहते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि गतिकी विचार के अनुसार जटिल यौगिकों को क्या कहते हैं। जो गतिकी विचार जो होती है ना, मतलब उसके अनुसार जटिल यौगिक को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है परिवर्तनशील व अवस्था कहते हैं, या स्थायी व अस्थायी होता है, या निष्क्रिय व अस्थायी होता है, या निष्क्रिय व परिवर्तनशील होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसको हम कहते हैं निष्क्रिय व परिवर्तनशील कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि जटिल यौगिक चिन्ह में उपसय संयोजक परिसर में उपस्थित लिगेंडों को अन्य किसी लिगेंड के द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित किया जा सकता है। वो क्या कहलाता है, निष्क्रिय जटिल कहलाता है, या परिवर्तनशील, या स्थायी व जटिल होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम कहते हैं परिवर्तनशील जटिल, क्या कहते हैं, परिवर्तनशील जटिल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जटिल यौगिकों की स्थायिता स्थिरांक को निम्न भी कहते हैं।
आयन स्थिरांक कहते हैं इसको, वियोजन स्थिरांक कहते हैं, या रचना स्थिरांक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम क्या कहते हैं, जो स्थायित्व स्थिरांक कहते हैं ना, उसका निम्न, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है रचना स्थिरांक। क्या कहते हैं, निम्न भी कहते हैं। इसको जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है रचना स्थिरांक के नाम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा, किसी जटिल योग के रचना स्थिरांक यानी कि जो बीटा होता है तथा वियोजन स्थिरांक के का निम्न प्रकार से संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बीटा बराबर 1/k होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है बीटा बराबर k होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है बीटा बराबर 2k होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है बीटा बराबर 1 क्या होगा, 1+k होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 7 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो होता है ना आपका वियोजन स्थिरांक, ये होता है आपका बीटा बराबर 1/k। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा, संपूर्ण क्रिया का स्थायित्व। स्थायित्व इसका कितना दे रखा, बीटा। क्रमानुसार स्थायित्व स्थिरांक β1 डॉट β2 डॉट β3 डॉट डॉट pn तक दे रखा है। तो इस प्रकार संबंधित क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है बीटा बराबर क्या होगा, β1 होगा प्लस β2 होगा प्लस β3 होगा और प्लस डॉट डॉट βn होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है बीटा बराबर β1 इंटू β2 इंटू β3 डॉट डॉट βn तक होगा। और ऑप्शन नंबर सी कहता है 1/β बराबर 1/β1 होगा प्लस 1/β2 होगा प्लस 1/β3 होगा प्लस 1/βn होगा। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो होता है ना, ये होता है आपका बीटा बराबर β1 इंटू β2 इंटू β3 डॉट डॉट होता है फिर उसके बाद βn तक। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा, वो ये कहता है कि स्थायी जटिल यौगिक उन लिगेंडों के द्वारा बनते हैं जिनका क्या होता है, कम क्षारीय लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है वृहद प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है बड़ा आकार होता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है उच्च आवेश होता है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उच्च आवेश होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जो क्वेश्चन नंबर 10 वो ये कहता है कि निम्न में से कौन सा कथित तथ्य नहीं सही है, मतलब कौन सा इसके अंदर सही है। यानी कि 4 पॉइंट दे रखे आपको। पहला पॉइंट कहता है कि जटिल यौगिक का स्थायित्व केंद्रीय धातु आयन के क्रम से छोटे आकार तथा उच्च आवेश के साथ साथ क्या होता है, यानी कि बढ़ता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहता है वृहद प्रकृति केंद्रीय लिगेंड अधिक स्थायी जटिल यौगिक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है चिलेट लिगेंड कम स्थायी जटिल यौगिक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है जटिल यौगिक में चिलेट वलियों की संख्या जितनी अधिक होती है यौगिक का स्थायित्व क्या होता है उतना ही अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपके जटिल यौगिक का जो स्थायित्व होता है ना वो केंद्रीय धातु आयन के क्रम से छोटे आकार तथा उच्च आवेश की क्या होता है उसके साथ साथ क्या होता है, ये बढ़ता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि निम्न में से किसी संक्रमण धातु आयन का साइनाइड जटिल यौगिक सबसे अधिक होता है। देखो सबसे अधिक क्या है, उसमें स्थायी है। ऑप्शन नंबर ए कहता है Fe2+ होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है CO2+ होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है Cu2+ होगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है Ni2+ होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो होता है ना आपका जटिल यौगिक सबसे अधिक किसका होता है, ये होता है आपका कॉपर 2+ का। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखो कौन सा तथ्य क्या है, सही है। Fe जो होता है, Fe होता है आयन। Fe देखो ये वाला जो Fe दे रखा है यानी कि इसका आवेश कितना -4, इसका कितना -3। ये कहता है कि Fe जो होगा इस वाले Fe के क्या होगा, आयन की अपेक्षा अधिक स्थायी होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है ये वाला जो Fe दे रखा सेकंड वाला, इसका आवेश -3 और सेकंड वाले Fe का दे रखा -3, इसकी अपेक्षा क्या होता है, ये कम स्थायी होता है। यानी कि ये वाला जो होगा ये इसकी अपेक्षा कम स्थायी होगा। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ये वाला जो होगा इसकी अपेक्षा क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है जो कॉपर होगा ना इसके ऊपर कितना आवेश है, +2, इसके ऊपर कितना आवेश है, +2। यानी कि दोनों के ऊपर क्या है, दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, NH3 और NH3 बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कैडमियम दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा, कॉपर दे रखा। ठीक है। तो आयन की अपेक्षा कम स्थायी है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये वाला हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। जो कॉपर जो होगा ना, ये वाला कॉपर, इसका +2 आवेश है, इसका +2 आवेश है, तो ये वाला जो कॉपर होगा ना, ये वाला कॉपर इस कॉपर की अपेक्षा क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा जटिल आयन सबसे अधिक कम स्थायी है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है इन्हें, सबसे कम अधिक, देखो सबसे कम स्थायी है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि CuEn की होल का 2, इसके ऊपर +2 आवेश। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि कॉपर NH3 देखो, और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि कॉपर जो होगा इसके ऊपर 2 आवेश वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि जो कॉपर है इसके ऊपर 2+ आवेश होगा। देखो इसके ऊपर, देखो इस वाले के ऊपर और इसके ऊपर बिल्कुल सेम, इसके ऊपर देखो दोनों के ऊपर जो है, दोनों के ऊपर चार्ज बिल्कुल सेम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो हो जाएगा आपका कॉपर NH3, इसकी होल का 4, इसके ऊपर 2 आवेश प्लस का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इनमें से जो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य रूप से समतल वर्गाकार जटिल यौगिक बनाता है। देखो कौन सा बनाता है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए कहता है D² होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है D4 होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है D6 होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है D8 होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का, वो हो जाएगा आपका D8। जो D8 जो उपकोष जो होता है ना, वो आपका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में क्या करता है, वो समतल जटिल वर्गाकार यौगिक बनाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा, निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन समतल आकार जटिल यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, समतल आकार जटिल यौगिक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा Zn2+ होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है Fe2 आवेश होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है Ni2 आवेश होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है CO3 आवेश होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन समतल वर्गाकार जटिल यौगिक नहीं बनाता, यानी कि इनके अंदर से कौन सा यौगिक जो है वो समतल वर्गाकार जटिल यौगिक नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है या निकिल बनाएगा, या PT बनाएगी, या फिर PD बनाएगी, या जिंक बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो जिंक जो होगा ना आपका, वो समतल वर्गाकार जटिल यौगिक नहीं बनाता है। ठीक है, और बाकी क्या करते हैं, बाकी बनाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन की समतल वर्गाकार न्यूक्लियोफिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन सबसे अधिक किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि Ni2+ होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि PD² होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है PT² होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है Au3 होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 17 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें कहता है कि समतल वर्गाकार जटिल यौगिक, जो आपके समतल वर्गाकार होते हैं जटिल यौगिक, उनकी लिगेंड प्रतिस्थापन क्रियाएं अग्रसर होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि SN1 क्रियाविधि द्वारा होती है, या SN2 क्रियाविधि द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि SE1 क्रियाविधि द्वारा होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो आपकी क्रियाएं जो होती है, वो होती है SN2 क्रियाविधि के द्वारा होती है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कि समतल वर्गाकार जटिल यौगिक की लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बने हुए माध्यमिक सक्रिय जटिल यौगिक की उपसर्ग संयोजक संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है 4 होगी, बी कहता है 5 होगी, सी कहता है 6 होगी, ऑप्शन नंबर डी कहता है 7 होगी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर तो उपसर्ग संयोजक संख्या होती है ना समतल वर्गाकार के अंदर, वो होती है आपकी 5। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न में से किसी लिगेंड का प्रबलतम ट्रांस प्रभाव, यानी कि जो ट्रांस प्रभाव है किसका सबसे ज़्यादा है इनमें से। CN का होगा, प्रबलतम ट्रांस प्रभाव है, Cl का होगा, H2O का होगा, या NH3 का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा जो होता है इनमें, वो होता है CN का। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हमारा लिगेंड, देखो लिगेंडों का सापेक्ष ट्रांस प्रभाव बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है
या घटता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं होता। जो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो ट्रांसफर प्रभाव जैसे जैसे आपका ट्रांसफर प्रभाव बढ़ता है ना तो क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ये भी बढ़ता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित लिगेंडों में से किसका ट्रांस प्रभाव सबसे कम है। देखो आपका किसका पूछा, अब के पूछा इसमें सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि NO2 का होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है NH3 का होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका वो ये कहता है कि H2O का होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है CN- का होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो होता है ना ट्रांसफर प्रभाव सबसे कम किसका होगा था, वो होता है H2O का। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका होगा, वो होगा CN का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि NH3, CH2, H2O और Cl इनका ट्रांसफर प्रभाव घटता क्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि Cl का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद NH3 का कम होगा, फिर C2H4 का कम होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है सबसे ज़्यादा C2H4 का होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है Cl, ऑप्शन नंबर बी कहता है फिर Cl का कम होगा, फिर NH3 का कम होगा, फिर ऑप्शन नंबर सी कहता है NH3 का कम होगा, C2H4 का कम होगा, उसके बाद Cl का होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि NH3 का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद Cl का कम होगा, फिर C2H4 का ज़्यादा होगा, C2H4 का क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ट्रांसफर प्रभाव का जो घटता क्रम होगा ना यहाँ पे किसका होगा, वो होगा C2H4 का सबसे ज़्यादा, उससे Cl का सबसे कम होगा NH3 का। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि NO2, CO तथा OH के ट्रांसफर प्रभाव में निम्न में से घटता क्रम। अब देखो क्या पूछा इन्होंने, पूछा अब घटता क्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर बी सही होगा या CO या NO2 या OH या ऑप्शन नंबर सी सही होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा किसका होगा यहाँ पे, देखो क्या पूछा इन्होंने, पूछा यहाँ पे घटता क्रम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होगा, वो होगा कोबाल्ट का, उसके बाद NO2 का कम होगा उससे, फिर होगा सबसे कम OH का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, यहाँ पे पूछा इन्होंने घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पे घटता हुआ क्रम पूछा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका होगा, CO2 का, उसके बाद NO2 का, उसके बाद OH का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि निम्न में से कौन सा समूह न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सबसे सफलतापूर्वक विस्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 का होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है NO3 का होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है NO2 का होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है CN का होगा। जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। कौन सा, NO3। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, निम्न में से कौन सा समूह किसकी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा धीमी गति से विस्थापित होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है NO3 के द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है NO2 के द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि CN के द्वारा होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि I के द्वारा होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका होता है, CN का होता है, सबसे धीमी विस्थापित से। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है, निम्न में से किसने ट्रांस प्रभाव को स्थिर वैद्युत ध्रुवीकरण सिद्धांत दिया। पोलिंग ने दिया, ओग्रेल ने दिया या चेट ने दिया, गिरनबर्ग ने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो आपके ध्रुवीकरण, जो वैद्युत ध्रुवीकरण थे, इनका सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था ट्रांस प्रभाव का स्थिर वैद्युत ध्रुवीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका गिरनबर्ग ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, इनमें से किस लिगेंड के ट्रांस प्रभाव को स्थिर वैद्युत ध्रुवीकरण सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है CN हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी कहता है OH होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है Br होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है NH3 होगा। जो क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो आपका CN है वो वैद्युत ध्रुवीकरण सिद्धांत को क्या करता है, उसको स्पष्ट नहीं करता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की।
तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्न में से किस लिगेंड के ट्रांस प्रभाव को स्थिर वैद्युत ध्रुवीकरण सिद्धांत द्वारा स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है CO होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है Cl होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है Cn होगा और ऑप्शन नंबर डी कहता है C2H4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अब क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि देखो ये वाला क्या इस तरह का एक आयन दे रखा है। ठीक है जी, इस पर यदि मैं NH3 क्रिया करा दूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए आयन प्राप्त होगा, ये वाला आयन प्राप्त होगा, या ये आयन प्राप्त होगा, ये वाला आयन प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। तो आपको जो प्राप्त होगा, जैसे आप इसकी क्रिया NH3 के साथ कराओगे वो आपको प्राप्त होगा CiPtNH3। ठीक है, उसका होल का 2 फिर Cl2। देखो अब ये वाला जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अपनी वीडियो में करा रखा है। बस आपको क्या करना है, जाके यूट्यूब पे जाके सर्च मारना है अश्विनी स्टडी पॉइंट। वहाँ पे आपको एक चैनल मिलेगा अश्विनी स्टडी पॉइंट के नाम से, और वहाँ पे हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वीडियो पड़ी हुई है, हो सकता है आपको 3 वीडियो पड़ी हुई मिलेगी, आपको 3 से 4, उन्हें आपको उन क्लास को आपको लेना है, तीनों क्लासेस को, और फिर उसके बाद आपको इस क्लास को लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा जब आप उस कॉन्सेप्ट को ले लोगे, उसको पढ़ लोगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। अब क्वेश्चन नंबर 31 कहता है आपका ये वाला एक आयन दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है आपका NH3, इसके होल का 4। ठीक है, इसके ऊपर +2 आवेश। ये कहता है कि इस आयन पर Cl की क्रिया कराने से, देखो जब आप इसके ऊपर Cl की क्रिया कराओगे इससे आपको क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए प्राप्त होगा आपको, या NH3Cl की होल का प्राप्त होगी, या आपको CiSBtNH3 की होल का 2, इसके बाद Cl2 ब्रैकेट ऑफ, या ये प्राप्त होगा आपको, या ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ट्रांस PtNH3 या 2Cl2 ये प्राप्त होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपको प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा NH3 इसकी होल का, और ये हो जाएगा आपको Cl2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की। अब क्वेश्चन नंबर 32 हमारा ये कहता है कि PtCl4, देखो क्लोरीन दे रखा है, इसके ऊपर -2 आवेश दे रखा है। आयन पर पहले NH3 तथा इसके पश्चात C2H4 की क्रिया से प्राप्त क्या आपको क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए प्राप्त होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपको जो प्राप्त होगा ना, आपको ये प्राप्त होगा जब आप इसकी क्रिया क्या करोगे, NH3 के साथ कराओगे। ठीक है, इसके बाद C2H4 की क्रिया से प्राप्त होता है जो। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हमारा PtCl4 आयन, यानी कि ये जो आयन है ये वाला हमारा, पहले ये क्या करता है C2H4 तथा इसके पश्चात NH3 के साथ क्रिया करता है। पहले क्या करता है, ये वाला आयन C2H4 के साथ में क्रिया करता है, उसके बाद क्या करता है, ये NH3 के साथ में भी क्रिया करता है। फिर उसके बाद क्या प्राप्त होगा आपको। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि CiSBtC2H4 इसकी होल, और फिर NH3 इसके बाद Cl2। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी कहता है आपको ट्रांस PtC2H4 NH3Cl2 ब्रैकेट ऑफ, आपको ये प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका CiSBtC2H4 और इसकी होल का 2, या NH3 इसकी होल का 2, या आवेश 2 होगा इसके ऊपर, ये वाला प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है या आपको ऑप्शन नंबर डी प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको जो प्राप्त होगा ना, वो आपको प्राप्त होगा ट्रांस PT फिर CH4 ब्रैकेट हो, फिर NH3 उसके बाद Cl2। ठीक है जी, तो आपको क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी सही है, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कहता है, वो कहता है कि PtCl4 आयन पर पहले क्या करते हैं हम, इस पर पहले NH3 क्रिया, उसके बाद इसके पश्चात NO2 की क्रिया कराते हैं। तो जैसे हम ये क्रिया कराएंगे हमें क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए प्राप्त होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा ना, वो आपका प्राप्त हो जाएगा CiSPtNH3 फिर NO2Cl2। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे की जो वीडियो है ना उसमें करा रखा है, उसमें आपको देखना। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट करा था तो क्लास ही कम से कम 2 से ढाई घंटे की हो सकती थी। तो आज का हमारी इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। तो PtCl4 आयन पर क्या होता है, पहले NO2 इसके बाद क्या करते हैं NH3 क्रिया प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए प्राप्त होगा, या बी, या सी, या डी, कौन सा प्राप्त होगा इसमें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका, वो प्राप्त होगा आपको ट्रांस PtNH3NO2Cl2। ठीक है, और देखो ये जो है, ये मैंने इन क्वेश्चनों की क्या दे रखी है, मैंने इनकी आंसर माला दे रखी है। ठीक है,
ये वाली जो मैंने उत्तरमाला दे रखी है, ये वाली जो आंसर आपको दे रखी है ये फर्स्ट चैप्टर की है और ये वाली जो है आपको सेकंड चैप्टर की है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी जो तीनों वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखना। यदि आप उन वीडियो को देखते हो तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।